टॉपिक आने वाला है टाइप ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितने टाइप का है, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट और उसका कंपैरिजन। तो क्या क्या टाइप में ऑडिट को क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले बोला एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। तो एक्सटर्नल ऑडिट मतलब बाहर का कोई आदमी आके ऑडिट करके जाए। एक्सटर्नल मतलब बाहर का कोई आदमी आके ऑडिट करके जाए, तो वो होता है एक्सटर्नल ऑडिट। और जब कंपनी के अंदर के लोग ही चीजों को एक बार चेकआउट करते हैं, वो हो गया इंटरनल ऑडिट। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला एक्सटर्नल ऑडिट अपॉइंटेड बाय ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, कंपनी का ओनर। कौन है ओनर, शेयर होल्डर। ठीक है, और अगर वो स्टैट्यूट यानी कोई लॉ के अंडर में आके ऑडिट कर रहा है तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोलते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो ऑडिट करने आया, कंपनीज एक्ट बोला है उसको, या इनकम टैक्स का रूल बोल रहा है कि इस बात का ऑडिट होना चाहिए, उस चीज के लिए अगर कोई ऑडिटर आ रहा है उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं। बाहर का ही आता है उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। और इंटरनल ऑडिटर कौन हुआ, जिसको मैनेजमेंट अपॉइंट किया। ठीक है, तो कई एक ऐसी कंपनी है बेटा जिनको ये बोला जाता है कि तुम्हारा इंटरनल ऑडिट भी होना जरूरी है, तो दोनों ऑडिट भी होता है बहुत सारा फर्म। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, एक्सटर्नल ऑडिटर का जो स्कोप है उसका मेन काम क्या है। उसका मेन काम वो लॉ ही बताता है जिस चीज के लिए उसको अपॉइंट किया गया। तो उसका स्कोप स्टैट्यूट डिसाइड करता है, मतलब लॉ डिसाइड करता है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर का स्कोप कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि तुमको क्या चेक करना और क्या नहीं। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर का मेन काम क्या है, उसका मेन काम है एविडेंस जुगाड़ना इस बात का सपोर्ट में कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। जबकि इंटरनल ऑडिटर का मेन काम होता है कि कंप्लायंस ऑफ वेरियस पॉलिसीज, क्या कंपनी के अंदर सारे रूल कंपनी फॉलो कर रही है ठीक से कि नहीं। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस बोला एक्सटर्नल ऑडिटर किसको जवाबदेही होता है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर। मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा वो डायरेक्ट शेयर होल्डर के नाम पे होता है, जबकि इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट जो उसको अपॉइंट किया यानी मैनेजमेंट के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन आता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर का। अब आया यहाँ से टॉपिक चालू हुआ टाइप्स ऑफ ऑडिटर। तो पहले बोला क्लासिफिकेशन कई टाइप में डिवाइड हुआ। पहला बात बोल रहा है इंडिपेंडेंस के बेसिस पे, इंडिपेंडेंस एंड इंटरफेरेंस ऑफ द क्लाइंट के बेसिस पे जब ऑडिटर का ब्रेकअप होता है वो कितने टाइप का है। तो उसमें पहला बोला स्टैट्यूटरी ऑडिटर या स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट, मतलब जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करे तो वो पूरी तरीके से मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इस पर मैनेजमेंट का कोई दबाव नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कौन अपॉइंट किया है, कौन बोला इस कंपनी का डिटेल चेक करके हमको बताओ, गवर्नमेंट। उस टाइप का ऑडिटर को बोलते हैं स्पेशल ऑडिट या स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट। ठीक है, जिसको कंपनी अपॉइंट करे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे उसको बोलते हैं नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिट या टैक्स ऑडिटर। ठीक है, और जिसको कंपनी का मैनेजमेंट अपॉइंट करे, मतलब जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको मैनेजमेंट का सब बात मानना पड़ेगा, वो हो गया इंटरनल ऑडिटर। तो अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस तीन टाइप में डिवाइड हुआ। स्टैट्यूटरी स्पेशल ऑडिट जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करे, मतलब उसमें मैनेजमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर पाएगा फिर नहीं। लेकिन कुछ होते हैं जो नॉर्मल, जो हर साल ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसको बोलते हैं नॉर्मल इंडिपेंडेंट ऑडिटर। और एक होता है इंटरनल ऑडिटर, मतलब जिसको कौन अपॉइंट किया है, खुद मैनेजमेंट। अब बोला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन टाइप का ऑडिटर होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो ऊपर पड़े दोबारा वही। एक होता है स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो उसका। तो देखो, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर काम के हिसाब से जो अकाउंट्स का ऑडिट करता है, पूरा अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का।
एक होता है कॉस्ट ऑडिटर जो सिर्फ कॉस्टिंग के रिकॉर्ड का ऑडिट करेगा, मतलब जो फैक्ट्री में कॉस्टिंग का रिकॉर्ड्स है, कॉस्ट शीट, मटेरियल का डिटेल, फैक्ट्री के स्टॉक का डिटेल, वो सब ऑडिट करने वाले को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिटर। और कंपनी सारा लॉ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंपनी के ऊपर बहुत सारा लॉ अप्लाइड होता है, कंपनी लॉ, इसके अलावा लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी के ऊपर बहुत सारा लॉज अप्लाइड होता है। तो कंपनी वो लॉ फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए जब कोई चेकिंग करने वाला आता है उसको बोलते हैं सेक्रेटेरिएट ऑडिट। ये जनरली कंपनी का सीएस करता है। कंपनी सेक्रेटरी भी तो इसी में आ गया ना। हाँ, फैक्ट्री एक्ट भी तो चेक फैक्ट्री वाला ये नहीं, फैक्ट्री एक्ट चेक करना अलग बात हो गया। हाँ तुम ठीक बोले, फैक्ट्री एक्ट वाला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर वो चेकिंग का बात है तो उसको तुम सेक्रेटेरिएट ऑडिट बोलेगा। तो ये कंपनी सेक्रेटरी चेक करता है, ये सीएमए वाले लोग चेक करते हैं और ये सीए वाले। ठीक है, तो ये भी एक ब्रेकअप होता है। अगला टॉपिक है ये ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है, हर बार आ रहा है, बार बार। तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये होता है इस बात को वेरीफाई करना कि कंपनी का एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम में कोई भी मटेरियल अमाउंट छूटा नहीं है या कोई भी रॉन्ग अमाउंट इंक्लूडेड नहीं। मटेरियल अमाउंट मतलब बड़ा अमाउंट, कोई मटेरियल अमाउंट या कोई ट्रांजैक्शन ऑमिट नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं ट्रू एंड फेयर होना। अगर ये सब छूटा नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट अमाउंट या कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, हम सेल किया, रिकॉर्डिंग करना भूल गया, 10 लाख का एक पार्टी को माल बेचा और उसका रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ बिल में, ट्रांजैक्शन छूट गया ना पूरा का पूरा, और वो भी बड़ा अमाउंट का। तो यही बात को चेक करना कि कंपनी के एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम में कोई बड़ा अमाउंट या बड़ा ट्रांजैक्शन छूटा नहीं है, तो उसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर है सब कुछ। और अगर छूटा है तो ट्रू एंड फेयर नहीं है मतलब। तो इसी का डेफिनेशन क्या बोला, देखो क्या बोला, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी शैल बी डीम्ड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेयर। हम लोग मानेंगे कि कंपनी का अकाउंट ट्रू एंड फेयर नहीं है अगर जो बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए वो डिस्क्लोज्ड नहीं है। शेड्यूल 3 है ना कंपनी एक्ट का बैलेंस शीट, उसके हिसाब से जो ब्रेकअप होना चाहिए, गवर्नमेंट जो ब्रेकअप दिखाने बोला है, वो अगर ब्रेकअप तुम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तो मानेंगे तुम्हारा अकाउंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। अब जैसे मान लो मेरा रेंट का खर्चा है बड़ा, मेरा सैलरी का खर्चा है बड़ा, हम क्या किया एक साथ ऐड करके दिखा दिया, तो ये तो गलत है ना। सर रेंट का खर्चा तो आप अदर एक्सपेंस में डाल दिए, जबकि रेंट आप 3 लाख रुपया भरे, सर बड़ा अमाउंट है, सेपरेटली दिखना चाहिए पीएल में। हाँ, रेंट दिखना चाहिए, तो आप दिखाए नहीं हो तो आपका गलती है। तो ये चीजें क्लियरली अलग से डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, 2 इंपॉर्टेंट सॉरी, कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं हुआ है, छूटा नहीं है, और शेड्यूल 3 के हिसाब से या गवर्नमेंट के हिसाब से जो बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए वो डिस्क्लोज्ड है। अगर ये दोनों सही है मतलब कंपनी का अकाउंट ट्रू एंड फेयर है, और अगर ये दोनों बातों में से एक भी बात गायब है मतलब कंपनी का अकाउंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो देखो यही सब बातें यहाँ लिख दिया कि कंपनी कोई मटेरियल एसेट छूटा नहीं है। कोई एसेट अगर गिरवी है तो बेटा एसेट के ब्रैकेट में लिख दो कि वो गिरवी है, ये बात छूटनी नहीं चाहिए। जैसे तुम कई बार याद करो, तुम लोग जब 11-12 में या कभी भी अकाउंट पढ़ते थे तो एक वर्ड पढ़ते थे ना, फ्री होल्ड लैंड, या फिर लीज होल्ड लैंड। ये लीज होल्ड और फ्री होल्ड इसीलिए लिखा जाता था। फ्री होल्ड मतलब कहीं गिरवी नहीं है, और लीज होल्ड मतलब कहीं पे गिरवी रख के इसके ऊपर कोई पैसा लिया हो। तो ये बातें भी डिस्क्लोज होनी चाहिए। कोई बड़ा लायबिलिटी है तो वो भी अलग से दिखना चाहिए बैलेंस शीट में। तो वैसे ही पीएल में भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
तो पीएल और बैलेंस शीट में कोई भी आइटम छूटा नहीं है और कोई भी बात जो अलग से डिटेल में दिखनी चाहिए वो दिख रही है। अगर ये दोनों सही है मतलब कंपनी का अकाउंट ट्रू एंड फेयर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मटेरियलिटी। सर ये किस चीज को मटेरियल माने और किस चीज को मटेरियल नहीं माने? या मटेरियल का मतलब क्या है? जिससे तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सके। जिस चीज से तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बड़ा इम्पैक्ट होता हो वही चीज मटेरियल है। तुम्हारा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को हैम्पर कर सकता है वो चीज। मान लो हम बड़ा एक खर्चा है रेंट का, वो दिखाना भूल गया तो उससे क्या होगा? मेरा नेट प्रॉफिट हाई हो जाएगा। हाँ। तो लोग जो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या लगेगा? अरे भाई कंपनी तो बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा। और ऊपर से हमको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि नेट प्रॉफिट हाई मतलब टैक्स भी ज्यादा। हाँ। तो हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ये जो गलती हुआ ये मटेरियल है सर। इससे आपका डिसीजन मेकिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, मटेरियल इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यानी कोई चीज रिकॉर्डिंग होना और उसका क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, वरना तो तुम एक काम करते ना एक्सपेंस बोल के एक ही हेड बना दो, सारा खर्चा लिख दो। क्यों लिखना? अलग से लेजर बनाना, सैलरी अलग, रेंट अलग, एडवर्टीजमेंट अलग, प्रिंटिंग अलग, पोस्टेज अलग, टेलीग्राम अलग। दिखाते हैं कि तुम एसेट में क्यों अलग लिखा रहे हो? मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स एसेट बोल के सब एक साथ डाल दो। सब एक साथ डाल दो। स्टॉक, डेटर सब अलग अलग क्यों दिखा रहे हो? करंट एसेट बोल के एक साथ डाल दो। लेकिन ऐसा करते नहीं है ना, नहीं। क्योंकि हर फिगर का अपना एक इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंट है, मटेरियल मतलब इम्पोर्टेंट है। और कितना इम्पोर्टेंट सर? इतना इम्पोर्टेंट जो आपके प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज को जो चीज नुकसान पहुंचा दे वही मटेरियलिटी है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देते हैं। मान लो 10 रुपया का बिल एंट्री करना भूल गए। 10 रुपया का बिल एंट्री करना भूल गए, ठीक है। तो ये मटेरियल है कि इमटेरियल है? 10 रुपया का तो मटेरियल नहीं हो सकता है। 10 रुपया का बिल उतना मटेरियल नहीं लग रहा, लेकिन नहीं, ऐसे 10-10 रुपए के 1 लाख बिल हो तब तो मटेरियल। हाँ मटेरियल हो जाएगा ना। हाँ। सर 10 रुपया का एक बिल छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन 10 रुपए के 1 लाख बिल छूट गया तो ओवरऑल मिला के तो मटेरियल हो गया। सर 10 लाख का बिल हो गया, हाँ। तो 10 लाख का खर्चा आपके बुक से गायब है, तो बहुत बड़ा ब्लंडर है ना। तो यानी यही कैसे डिसाइड करना होगा कि ये मटेरियल है कि नहीं है। तो जो तुम्हारे सर 10 रुपए का एक बिल मेरे परफॉर्मेंस को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा 1 लाख बिल बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो जो तुम्हारे प्लानिंग और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता हो, जो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पे असर डालता हो, उसी को मटेरियल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा मटेरियल ऑफ आइटम मीन्स इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। ठीक बात? ठीक। तो ये चीज यही हुआ मटेरियलिटी का मतलब। तो देखो आप यहाँ पे बात बोला द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी। हम एक एक आइटम को अकेला अकेला भी देखेंगे कि वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है और मिला के भी देखेंगे। अभी हम तुमको बोला ना, अगर हम 10 रुपए का एक बिल हम 10-10 रुपए को अलग अलग देखेंगे तो हमको लगेगा ये उतना मटेरियल नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे ही हम उसको एक साथ देखेंगे हमको दिखेगा कि हमको अकेला अकेला भी देखना चाहिए और एक साथ भी देखना चाहिए। हमको ये भी देखना चाहिए कि वो आइटम से क्या मेरे को लीगली कुछ नुकसान हो सकता है, मतलब मेरे अगेंस्ट में लॉ कोई एक्शन ले सकता है क्या। अगर वो ऐसा कोई बात है तो बहुत मटेरियल है। हाँ। जैसे हम होल टाइम, मेरे यहाँ पे एक होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए अगर हम बड़ा कंपनी है तो उसको अपॉइंटमेंट या उसका सैलरी फिक्स करने का कुछ रूल होता है कंपनीज एक्ट में। कैसे होल टाइम डायरेक्टर बनने का, उसका सैलरी कितना हो सकता है। तो सर आप इस नियम को अगर तोड़ के काम किए तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा ना कंपनीज एक्ट के थ्रू।
हाँ, तो सर ये मटेरियल है मतलब। तो सर अकेला मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी आइटम के साथ मिलकर मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या मेरे अगेंस्ट में कोई लीगल कंसिक्वेंस बन जाएगा इसके कारण, वो सब मटेरियल है। ठीक है, ठीक है। ये हाँ सर, वो क्वांटिटी वाइज ही नहीं, खाली क्वालिटी वाइज मेरे को नुकसान पहुंचाए तो भी मटेरियल है। तो सिर्फ नंबर जो मत देखिए, वो आपके ओवरऑल क्वालिटी को नुकसान पहुंचाए तो भी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दो टॉपिक पढ़े इंपॉर्टेंट आज, ट्रू एंड फेयर क्या होता है और मटेरियलिटी क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला टॉपिक आया टाइप्स ऑफ ऑडिट, तो ऊपर पढ़े ही थे, दोबारा क्यों आया भाई? हाँ अभी तो पढ़े। अच्छा, ढंग से ब्रेकअप किए इसको। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट, पहले बोला ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से वॉलेंट्री ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट या गवर्नमेंट ऑडिट। वॉलेंट्री ऑडिट मतलब तुमको कोई बोला नहीं है तुम लेकिन अपने मन से करा रहे। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब तुमको लॉ बोलता है ऑडिट कराओ, और गवर्नमेंट ऑडिट मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है ऑडिट कराओ। कंपनी का ऑब्जेक्टिव वाइज इंडिपेंडेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट। सर ये सब क्या होता है? सब बता रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिट मतलब जो बाहर का कोई एक्सटर्नल नॉन एम्प्लॉई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरा एम्प्लॉय नहीं है वो आके मेरा ऑडिट करे। अच्छा, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब कंपनी के अंदर के लोग ही ऑडिट करे। कॉस्ट ऑडिट जो तुम लोग फैक्ट्री का या कॉस्टिंग का ऑडिट करते हो। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब जो मैनेजमेंट के डिसीजंस का ऑडिट करे कि मैनेजमेंट ठीक से डिसीजन लिया है कि नहीं। टैक्स ऑडिट मतलब जो सेक्शन 44A भी बोलता है कि अगर तुम्हारा टैक्सेबल रिटर्न है, टैक्सेबल, और वो 1 करोड़ से ऊपर है, तुम्हारा टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर, अगर गुड्स है तो, और अगर सर्विस है तो 50 लाख के ऊपर है, तो तुम्हारा टैक्स ऑडिट होना चाहिए। मतलब तुम्हारा टैक्स ठीक से कैलकुलेट हुआ कि नहीं, इस बात का ऑडिट। सेक्रेटेरिएट ऑडिट हम अभी बोला था, रूल्स को कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं। अच्छा, हाँ। और फॉरेंसिक ऑडिट वो क्वालिटी वाला बात बोला ना, तुम्हारा गुड्स ठीक क्वालिटी का है कि नहीं, तो उसको तो लैब में ले जाके टेस्टिंग कराना पड़ेगा ना। हाँ। उसको बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। तो गुड्स का क्वालिटी को चेकिंग करने का बाद, जैसे एग्जांपल में एक होता है इंफॉर्मेशन स्क्रूटनी ऑडिट, कंपनी जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं। सोशल ऑडिट मतलब कंपनी सोसाइटी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना। एनवायरमेंट ऑडिट मतलब एनवायरमेंट का सारा नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। सोशल ऑडिट खाली नुकसान पहुंचाने का बात नहीं, सोशल ऑडिट मतलब सोशल वेलफेयर में खर्चा कर रहा है कि नहीं। परफॉर्मेंस ऑडिट कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पहले के मुकाबले ठीक हुआ है कि खराब हुआ है। ठीक है। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब शेयर होल्डर के बोलने पे ऑडिट, और ऑपरेशनल ऑडिट मतलब डे टू डे काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। ये टाइप का ऑडिट होता है, लेकिन ये सब सर बड़ा बड़ा कंपनी में होता है। ये लास्ट वाला जो 4-5 पॉइंट आप बोले, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी में होता है, नॉर्मल कंपनी में नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट जो है सर, कॉस्ट का वो सर फ्यूल का नॉर्मल चार्जेस जैसे कि कंपनी में आता है ना, चाय पत्ती उपत्ती आता है, ये सब का भी देखेगा क्या वो? स्टॉक ऑडिट में तुम्हारा जो स्टॉक है, बिजनेस का जो मेन गुड्स है, मेन या अदर जो भी गुड्स है जिसका तुम बिजनेस करता है, वो सर गेस्ट के लिए आता है, पीने उने के लिए, जैसे चाय पत्ती आ गया है। देखो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का पार्ट तो नहीं है, ऐसा ये कॉस्ट ऑडिट का पार्ट तो नहीं है, वो फाइनेंस ऑडिट का पार्ट है। कॉस्ट ऑडिट उसको चेक कर रहा था, हम देखे। कर सकता है क्योंकि उसको खर्चा तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब खर्चा भी तो तुम अल्टीमेटली कस्टमर से वसूल करेगा। हाँ। तुम जब गुड्स बेचेगा तो सारा खर्चा ना कस्टमर से वसूल करेगा। हाँ। तो यही चीज तो इसीलिए बोला एक बार। इसलिए हम देखे कि टोटल पर्ची निकलवा रहा है
देख रहा है सब कुछ। ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट आ जाओ, टाइमिंग के हिसाब से कई टाइप का ऑडिट होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट मतलब जो होता रहेगा लगातार, ये एक टाइप का इंटरनल ऑडिट का ही दूसरा नाम है। मतलब हर महीना आके डिटेल को चेक कर रहा है, ताकि ईयर एंड में एक साथ बहुत सारा डेटा चेक नहीं करना पड़े। एनुअल ऑडिट मतलब साल में एक बार। इंटरिम ऑडिट मतलब बीच में एक बार साल के। और बैलेंस शीट ऑडिट मतलब तुम्हारा एसेट एंड लायबिलिटी को खाली चेक करना, यानी ईयर एंड में एक बार। स्कोप ऑफ ऑडिट के हिसाब से कंप्लीट ऑडिट मतलब पूरा डिटेल चेक करेंगे हम। पार्शियल ऑडिट मतलब हर चीज चेक नहीं कर रहे हैं, हमारी कंपनी में बहुत सारा काम है, हम उनमें से 2-3 चीज को चेक कर रहे हैं। डिटेल ऑडिट मतलब सब कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चेक कर रहे हैं उसको पूरा डिटेल में चेक करेंगे, हर एक आइटम। ठीक है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके एक्सप्लेन किया। पहले वॉलंटरी ऑडिट बताया, जो कंपलसरी नहीं है। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, तो कंपलसरी नहीं है, बट तुमको लग रहा है कि कराने में क्या प्रॉब्लम है, करा लो, कोई ना नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में कंपनीज एक्ट बोलता है कि करवाना ही पड़ेगा इन कंपनीज को ऑडिट। जैसे देखो बोला, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका कंपलसरी ऑडिट है, भले कितना इनकम हो या नहीं हो। ठीक है, ये कराना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट का हम बोला था ना, सेक्शन 44 ए भी बोलता है इनकम टैक्स का, कि अगर तुम्हारा टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस कर रहा है, 1 करोड़ का, गुड्स के केस में 1 करोड़, सर्विस के केस में 50 लाख, तो वो करवाना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा बट तुम टैक्स ऑडिट करा रहा, वो वॉलंटरी हो गया, तुम्हारा मन है, तुम करवा रहे। सर क्यों करवाना चाहिए फिर, जब बोला ही नहीं है डिपार्टमेंट और मेरा लिमिट भी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो क्यों कराना चाहिए? नंबर 1 पॉइंट, सबसे बड़ा फायदा होगा, इससे मेरा इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा। ऑडिट मेरा डॉक्यूमेंट पे लोग भरोसा करेंगे क्योंकि ऑडिटेड है। सर मेरे को फाइनलाइजेशन करने में हेल्प मिलेगा। मेरे एम्प्लॉयज़ पे भी एक टाइप का चेकिंग रहेगा कि लोग कोई गड़बड़ ना करे, फ्रॉडगिरी ना करे। और अगर मेरा ऑडिटेड बुक्स रहेगा, भले ही कंपल्सरी नहीं था, बट हम ऑडिट कराए हैं, तो बैंक से जब लोन लेने जाएंगे तो इजीली लोन मिल जाएगा। कोई अगर मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, वो सेटलमेंट में इजी मिल जाएगा हमको। लेबर लोग से कोई झमेला चल रहा है, लेबर बोल रहा है नहीं, कंपनी झूठ बोल रहा है, हमको तो बोनस देना नहीं चाहते, इसलिए जानबूझ के कम प्रॉफिट बता रहा है, तो ये जब ऑडिट हो जाएगा तो लेबर लोग भी समझ जाएंगे नहीं ठीक है। अगर हम इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाएंगे, ऑडिटेड बुक्स होगा तो इजीली क्लेम मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म को क्या फायदा है, पार्टनर लोगों का सेटलमेंट ठीक से हो पाएगा। माइनर पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ये लोग भी भरोसा करेंगे, हाँ हमारे साथ अंदर के लोग फ्रॉड नहीं कर रहे। अगर हम बिजनेस बेचें तो गुडविल कैलकुलेशन के टाइम में ऑडिटेड बुक्स को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये सब फायदे हैं। अब आगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर किनको कराने हैं, तो देखो क्या बोला सर, जिनको लॉ बोलता है उनको। सर कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट। देखो यहाँ पे बोला कंपनीज एक्ट अगर बोलता है कि तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होना चाहिए तो उनका ऑडिट होना पड़ेगा। अगर तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तुम्हारा ऑडिट कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग बोल के एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी का ऑडिट वही करता है। ठीक है। अगर तुम एक इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है, मतलब तुम्हारा बैंक है, तुम SBI है, तुम कैनरा बैंक है, तो तुमको जो लॉ तुम्हारे ऊपर गवर्न हो रहा है वो बोलेगा कि तुम्हारा ऑडिट होना चाहिए कि नहीं। मतलब वहाँ कंपनी एक्ट काम नहीं करेगा, इनका तो अपना लॉ है ना। तो अगर वो लॉ बोल रहा है ऑडिट कराओ, तो तुमको एक एक्सटर्नल ऑडिटर को बुला के, इंडिपेंडेंट ऑडिटर को बुला के ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर तुमको क्या, तुम्हारा कंपनी का जनरल मीटिंग बुलाओ, वहां पे एक ऑडिटर अपॉइंट करो शेयर होल्डर के परमिशन से, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। डायरेक्टर भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो कौन होना चाहिए सर? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो गवर्नमेंट है तो क्या है, अगर गवर्नमेंट नहीं है, उनके अलावा कोई भी है, तो सर एक सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका काम अभी CA का प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या फायदा है सर? वही सेम ज्ञान दीजिए, तुम्हारा इकोनॉमिक डिसीजन अच्छा हो जाएगा, टैक्स का ठीक कैलकुलेशन होगा, तुम्हारा बिजनेस अगर तुम बेचोगे किसी को
तो कैलकुलेशन ठीक रहेगा। कोई नया पार्टनर एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होगा तो कैलकुलेशन ठीक रहेगा ऑडिट होने का। वही ऊपर जो पड़े ऑडिट का एडवांटेज सेम है, इसको अलग से मत पढ़ो बैठ के। अब आता है गवर्नमेंट ऑडिट। हम अभी बोला था जो गवर्नमेंट एंटिटी है, मतलब म्यूनसिपैलिटी, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पुलिस, आर्मी, ये जितने भी गवर्नमेंट एंटिटीज है उन सब का ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। इंडिया का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, ये लोग ऑडिट करेंगे। ये लोग क्या क्या चीज देखेगा? गवर्नमेंट का सारा ट्रांजेक्शन, उस डिपार्टमेंट का जिसका ऑडिट इनको मिला है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रिसीट, सब चेक करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। कितना कितना लोन गवर्नमेंट इनको दिया, कितना कितना गवर्नमेंट इनको ग्रांट दिया, फंड दिया यूज करने के लिए, फंड का ठीक से यूज हुआ कि नहीं। हम बोला था ना वर्ल्ड बैंक का ऑडिट कर। वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंस दिया था बिहार गवर्नमेंट को, नहीं क्या बोलते हैं, ये पाइपलाइन बिठाने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए, नाला साफ सफाई के लिए, तो वो पैसा ठीक से यूज हुआ कि नहीं, तो वो ऑडिट चेक करना था हम लोग। तो वो कैग को मिला वो ऑडिट। अब कैग अकेला तो पूरा इंडिया में कर नहीं सकता, तो वो बहुत सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया, लेकिन ऑडिट कैग करवा रहा था उसका। ठीक है? फंड जो मिला उसका ठीक से यूज हुआ कि नहीं, फंड ठीक से दिया गया कि नहीं, फंड जो मिला उसका ठीक से यूज हुआ कि नहीं। जो भी आप फाइनेंशियली जो भी ट्रांजेक्शन किए हो, छोटा छोटा खर्चा जो भी, वो सब ठीक से हुआ कि नहीं, उसका प्रॉपर डिटेल मेंटेन है कि नहीं। ठीक है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइवेट ऑडिट और स्टैट्यूटरी डिफरेंस ये ऊपर तो पढ़े थे। प्राइवेट ऑडिट मतलब वो वॉलंटरी ऑडिट, करवाना है तो कराओ, तो मत कराओ। तो देखो ये डिस्क्रिशनरी है, ये कंपलसरी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बुक ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ये प्रोप्राइटरी ओरिएंटेड अप्रोच है, मतलब जो करवा रहा है उसके हिसाब से होता है, लेकिन ये कंप्लायंस है, करवाना ही पड़ेगा। मतलब जो गवर्नमेंट बोला वैसे ऑडिट हो गए। इसका स्कोप मैनेजमेंट डिसाइड करता है क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। इसका स्कोप लॉ देखा था, ये चेक करो, ये मत चेक करो। इसका रिपोर्ट अल्टीमेटली मैनेजमेंट को ही जाता है खाली, जबकि इसका रिपोर्ट करने के शेयर होल्डर को जाता है। वैसे स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट ऑडिट में डिफरेंस दिया, बोला स्टैट्यूटरी ऑडिट इन लोगों का होता है, प्राइवेट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन लोगों का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट की कंपनीज, इनका ऑडिट को गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं। जो कौन करता है? कैग, CAG। तो देखो यहाँ पे यही ज्ञान दिया तुमको कि इनका जब ऑडिट होता है उसका रिपोर्ट किसको जाता है? शेयर होल्डर को या वो ओनर को जो करवा रहा है ऑडिट, जबकि इसका पूरा कैग करता है और गवर्नमेंट को सबमिट करता है। मतलब इसका पूरा रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पढ़ के बताएगा कि अल्टीमेटली क्या रिपोर्ट आया। ठीक है? ठीक है। तो ये हुआ, ये इंटरनल ऑडिट तुम पढ़ चुके हैं। फॉरेंसिक ऑडिट जो तुमको बोला था, ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा जब स्कैंडल होता है ना, कोई सत्यम घोटाला जैसे हुआ था ना, सत्यम कंपनी का घोटाला, वो बैलेंस शीट में बैंक में 10 लाख रुपया दिखाता रहा जबकि बैंक में 1 रुपया भी नहीं था। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को अगर मैनिपुलेट किया गया तब फिर फॉरेंसिक ऑडिट होगा। अगर तुम्हारे ऊपर फ्रॉड गिरी का इल्जाम है तब तुम्हारा जो ऑडिट होगा उसको बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। नॉर्मल ऑडिट है जहां पे फ्रॉड का बात नहीं है, बट जहां डाउट है कि हम फ्रॉड हुआ है सर, तो फिर फॉरेंसिक ऑडिट होगा। ठीक है? मतलब यहाँ पे वो लोग फ्रॉड पकड़ेगा और फ्रॉड को नोटिस करेगा। मतलब यहाँ पे एकदम इन्वेस्टिगेशन की तरह होगा। सोशल ऑडिट हम बोला था, तुम सोसाइटी का भलाई के लिए खर्चा कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है सोसाइटी के लिए, तुम एथिकली काम कर रहे हो कि नहीं। तो इसका फायदा यही है कि देश का रिसोर्स ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं, लोगों का भला हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आजकल ना एक नया नियम आया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये क्या होता है? जो कुछ कंपनियां ऐसी है जिनका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा है ना, उनके लिए कंपलसरी है सोसाइटी का भलाई के लिए खर्चा करना। जो कंपनियां वो कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चेक करने के लिए सोशल ऑडिट होता है।
ठीक है, ठीक है। इसका एडवांटेजेस खाली एक बार रीड करना, वैसे काम करेंगे। एनवायरमेंट ऑडिट में तुमको बोला ना, तुम पॉल्यूशन वगैरह का ठीक से नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, एनवायरमेंटल जितना भी लॉ है उनका सारा नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं, मतलब एयर लैंड वाटर में कोई फालतू का गैस तो नहीं डाल दे रहा है, केमिकल तो फेंक नहीं दे रहे तुम, लीगल जो भी एनवायरमेंट का लीगल रूल है सब फॉलो हो रहा है कि नहीं, तुम्हारे कारण देश का इकोलॉजी तो खराब नहीं हो रहा है ना, तुम लोकल एरिया में कूड़ा कचरा तो नहीं फैला रहे ना, हैजार्डस हवा में तुम्हारा कोई ऐसा गैसेस तो नहीं जा रहा है ना जो लोगों के तबीयत को नुकसान पहुंचाए। तुम जो काम कर रहा है अगर वो खतरनाक नेचर का काम है तो उसमें रिस्क कितना और वो रिस्क को तुम कंट्रोल कैसे कर रहा है, ये सब चीज चेक करते हैं। ठीक ठीक है। यहाँ पे बताया कि जब हम एनवायरमेंटल ऑडिट करने आए तो मेरे को क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हम सबसे पहले एक शेड्यूल बनाएगा कि तुम्हारे ऊपर कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, फिर एक ऑडिट टीम बनाएगा कि कौन क्या चीज़ चेक करेगा। अब हम तुम्हारे जो मेन लोग उनके साथ कांटेक्ट करेगा, उनके साथ बैठ के ऑडिट का प्लानिंग करेगा। जब ये हो जाएगा तो जिस साइट पे जाएगा, हम जहाँ जहाँ ऑडिट होगा वहाँ का इंटरनल कंट्रोल देखेगा, वहाँ से एविडेंस जुगाड़ेगा। अब हमको जो भी फाइंडिंग्स मिलेगा उनको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और अगर वो वहाँ पे कुछ बड़ा एरर या कुछ ऐसा घपलाबाजी है जिससे देश के एनवायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है तो फिर वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगी, ठीक है। इसमें यही काम का बात। ये बोला था ना परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, या जिसको एफिशिएंसी ऑडिट भी बोलते हैं। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि तुम अपनी कंपनी का जो भी वीकनेस है उनको ठीक करके उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले रहा है कि नहीं, मतलब तेरा मैनेजमेंट ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि। तो ये बहुत रेयर कंपनी का होता है यार, कोई नहीं कराते क्योंकि ये सब चीज के लिए कोई खर्चा नहीं करता। तो तुम्हारा मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं, मतलब कम खर्चे में काम कर रहा है कि नहीं, इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं, मतलब टाइमली काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो इफेक्टिव में टी आता है ना, इसलिए टाइम का बात है, एफिशिएंसी में सी आता है बीच में, इसलिए कॉस्ट का बात है। तो ये सब चीज हम चेक करेंगे कि तुम फालतू का खर्चा तो नहीं लगा रहा है ना बैठ के, तुम टाइमली काम तो खत्म कर पा रहा है, डिसीजन मेकिंग जो कर रहा है वो टाइमली पूरा हो रहा है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट तो ये तुम्हारा चेक करता है काम पे जो एक काम को, हाँ तुम कोई पब्लिक अगेंस्ट में काम तो नहीं कर रहे, ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा है जो देश पब्लिक को नुकसान पहुंचाए, उसी को बोलते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट, ठीक है। ठीक है। एक होता है ऑपरेशनल ऑडिट, मतलब तुम्हारा डे टू डे काम जो करते हो तुम वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट करवाता है ये चेक करने के लिए कि डे टू डे काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, तुम्हारा लेबर लोग एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं, तुम्हारा हर डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये सब हो गया एफिशिएंसी ऑडिट। ये सब सर छोटा मोटा कंपनी नहीं कराता, इसका एक बार खाली एडवांटेजेस को देख लेना और कुछ नहीं। कंटिन्यूअस ऑडिट हम पहले ही बोला था, देखो ईयर एंड में आएगा ऑडिटर एक बार, तब तक अगर घपला हो ही चुका है तो कौन पकड़ेगा, ऑडिट लोग ही पकड़ पाएगा ना, ऑडिटर ही पकड़ पाएगा और कोई तो पकड़ नहीं पाएगा। हाँ ऑडिटर पकड़ पाएगा। तो ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर, बेटा ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो एक बार आएगा लास्ट में। हाँ। तो तुम्हारा इंटरनल एक ऑडिटर होना चाहिए जो ये सब चीज ये चेक करेगा। अब तुमको लगता है नहीं अंदर का आदमी नहीं बाहर का, वो तेरा मन है एम्प्लॉय करे या बाहर का आदमी करे, लेकिन उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट, ताकि मेरे यहाँ पे रिस्क अगर कोई है तो तुरंत पकड़ा जाए। होने के बाद पकड़ा जाने का क्या फायदा है ईयर एंड में जाके, तब तक तो हो गया गड़बड़। तो तुम अपने यहाँ पे कोई रिस्क विस्क का काम होता है अगर, तो तुम उसको हर महीना हर वीकली ऐसे होकर ऑडिट होता है, ठीक है। तो सर ये कंटिन्यूअस होता है, ये रेगुलर और इंटरवल पे होता है, इसमें हम 100% चेक करेंगे, हर बिल चेक होगा इसमें। अरे हम हर हफ्ता आ रहे हैं तो सारा ही बिल चेक करेगा फिर, ठीक है ना। ठीक है। कोई इरेगुलरिटी होगा तो तुरंत मैनेजमेंट को बताया जाएगा, उसको ठीक करवाया जाएगा। तो कंटिन्यूअस ऑडिट किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, किनको ये कराना ही चाहिए, जिन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल बहुत बुरा हालत में, जहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, जहां पे मैनेजमेंट को लगता है कि मेरे यहाँ एम्प्लॉयज उतना अच्छा से काम नहीं करते हैं,
तो ये सब जगह अगर लग रहा है तो फिर कंटिन्यूस ऑडिट कराते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज तुम पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑडिट हम पहले ही बताया था कि तुम्हारे यहाँ जो डेटा है, देखो बड़ा बड़ा आईटी कंपनी में ना डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डेटा सेफ है कि नहीं ये बहुत जरूरी है। अब मोबाइल कंपनी है, उसके बाद तो सारे क्लाइंट का डेटा है ना। तुम तो मोबाइल नंबर जो है तो मोबाइल नंबर के साथ अपना बैंक अकाउंट का डिटेल भी लिंक कर लेते हो, तुम वहाँ पे आधार कॉपी भी जमा दी हो सिम लेने के लिए। तो भैया जी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेटा का कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है ना, इस बात का ऑडिट होता है, इंफॉर्मेशन ऑडिट। जहाँ डेटा चोरी होने का खतरा है, जहाँ पे डेटा का मिसयूज होने का खतरा है, जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे वायरस वगैरह का बहुत खतरा है, कंप्यूटर में एरर होने पे बहुत ज़्यादा कंपनी को नुकसान हो जाएगा, कंप्यूटर हैक होने का डर है, ये सब जहाँ डर है वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑडिट भी होता है। फाइनल ऑडिट कुछ नहीं है भाई, ईयर एंड में जो ऑडिट होता है। इंटरिम ऑडिट काम का है। इंटरिम ऑडिट मतलब तुम्हारा फाइनल ऑडिट तो होगा 31 मार्च के बाद ना, तो तुम साल के बीच में एक बार, मतलब पिछला ऑडिट और अगले ऑडिट के बीच में एक बार डेटा को चेक करवा लेते हो, ताकि कोई एरर या फ्रॉड हो तो मिल जाए, ठीक है। ये जनरली ना कंपनी एरर और फ्रॉड के लिए नहीं करता, इसका कंपनी का मेन मोटिव होता है कहीं पे कोई रिपोर्ट जमा देना। मान लो बैंक लोन लेने के लिए रिपोर्ट जमा देना है, अब बैंक बोला तुम्हारा 6 महीना बीत चुका पिछला ऑडिट को, इस 6 महीने में तुम लोग जो जो किए हो एक बार उसको चेक करवा लो, ऑडिटर से एक रिपोर्ट दे दो, तब लोन का काम आगे बढ़े। तो जनरली इसीलिए लोग इंटरिम ऑडिट करवाते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तुमसे मांगा तो करवाते, ठीक है। बैलेंस शीट ऑडिट कुछ नहीं होता, ये सब छोड़ दो, फालतू है, ये छोड़ देना। पार्शियल ऑडिट या कंप्लीट ऑडिट हम बोले जहाँ सब कुछ चेक करे वो कंप्लीट ऑडिट, और जहाँ पे कुछ कुछ चीजें चेक करे कुछ कुछ चीजों को नहीं चेक करना है वो हो गया पार्शियल। जैसे मान लो तेरा स्टॉक ऑडिट पहले ही हो चुका है, अब दोबारा हमको स्टॉक ऑडिट नहीं करना है, हमको सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही देखना है, वो हो गया पार्शियल ऑडिट। और डिटेल इन डेप्थ मतलब हर एक बिल को पूरा डिटेल में जाके चेक करें, ठीक है। यहाँ से रुकेंगे क्योंकि यहाँ से चालू होगा रिपोर्ट्स, तो ये सब रिपोर्ट है, और अगला टॉपिक वही ऑडिट एंड ऑडिट एज पर कंपनी एक्ट, ठीक है, हो गया, ठीक है।